तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर से हमने डिस्कशन शुरू किया है अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड फॉर एमएचपी सीटी, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस लॉज ऑफ मोशन में जो है एक्चुअल में हमें बहुत सारी कंसेप्ट जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होती है कंबाइन करके दी है। और इस लॉज ऑफ मोशन में हमें पढ़ना क्या क्या था, देखो स्टार्ट में हमने एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा। उसके बाद में वर्क फॉर एनर्जी की वर्क की कंसेप्ट आ गई, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम का कंजर्वेशन आ गया, कोलिजन आ गया। और उसके बाद में हमने जो है डिस्कशन किया था अबाउट इंपल्स आल्सो, देन फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस एंड वेरियस पार्ट। अभी जो लास्ट पार्ट बचा है टॉपिक का जिसमें हमें डिस्कशन करना है जो रोटेशनल मैकेनिक्स का बेस बनाता है। एक्चुअल में रोटेशनल डायनामिक्स बोल के हमें सेपरेट टॉपिक भी दिया गया है जो 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट एंड टॉर्क की कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो कंसेप्ट 12th के टॉपिक में नहीं दी है, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में वर्कशीट में उसके क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे एज वेल एज आज की टेस्ट में भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एक्सट्रीमली सिंपल लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मतलब कौन बोलेगा? व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? देविका? A fixed point at which whole mass is supposed to be concentrated. वेरी गुड, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब मास का सेंटर, और उसको अपन कंसेप्चुअली अगर डिफाइन करने जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है जिसके ऊपर बॉडी का पूरा मास फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर्ड होता है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन है। ऐसा कोई भी पॉइंट हम अगर बॉडी से कट करके निकालेंगे तो बॉडी मासलेस हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। बस बॉडी की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसकी वजह से बॉडी में एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड जो वर्क है वो मिनिमम फोर्स में मैक्सिमम होता है। इसलिए हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि उसी पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एक बॉडी है, सपोज एक डिस्क है, उसको एक एंड से उठा के दूसरे एंड पे रोड पे लेके जाना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, उस डिस्क को एक तो अपन एंड से पकड़ के फिर लेके जा सकते हैं, या फिर सेंटर में हैंगर दिया है उस हैंगर को पकड़ के अपन लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो येड़ा आदमी भी है जिसको फिजिक्स मालूम नहीं है वो भी क्या प्रेफर करेगा? सेंटर का जो हैंगर है उसको पकड़ के लेके जाना प्रेफर करेगा, बिकॉज उस प्रोसेस में ईज आ जाएगा, मतलब वर्क डन कम होगा, मतलब बॉडी की हमारी एनर्जी कम यूटिलाइज होगी। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था वो फोकस्ड होगा। ठीक है, तो उसी तरह की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? बेसिकली इट्स ए इमेजिनरी पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated. ऐसे लगेगा हमें कि वहां पे ये जो बॉडी का पूरा मास है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है, उस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? सिंपल एक पॉइंट है, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे जो बात करनी है उसमें हम दो पार्ट में इस सेंटर ऑफ मास को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोजीनियस अगर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10-12 चौक अलग अलग पॉइंट पे रख दिए एंड एक पूरी बॉटल ले ली, तो बॉटल का जो पूरा मास है वो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली एक ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो मैंने चौक की पहले बात की थी वो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गई, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मासेस हमने रख दिए और उस सिस्टम का एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। तो दोनों भी केस में सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो उसमें क्या है, देखो जो सिमेट्रिकल होमोजीनियस बॉडी होती है उसका एडवांटेज ये मिलता है कि बॉडी की सिमेट्री की वजह से उसकी अगर ज्योमेट्रिकल शेप
फिक्स रखेंगे तो उस ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके पहले से वो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है ये मालूम होता है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे। लेकिन जो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैंने बोला है वो हर बार हर एक केस में चेंज हो जाएगी, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड एक ही फॉर्मूला है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कैसे होता है देखो, सेंटर ऑफ मास मतलब एक पॉइंट होगा, हम पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। एंड मोशन पढ़ रहे तो हमें मालूम है हर बार हम क्या करते हैं, हमारा जो रेफरेंस का सिस्टम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम मतलब एक्स एंड वाई की सिस्टम को कंसीडर करके उसके रिस्पेक्ट में गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अप टू mn(xn), जितने भी मासेस हैं उनके डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कहां से लेने हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो डिस्टेंस कौन से होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, x1 x2 xn, हर एक मासेस के एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय नेट मास, यानी कि m1 प्लस m2 अप टू mn। उसी तरह से हम उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो सिर्फ x1 विल बी रिप्लेस्ड बाय y1, तो ये बनेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn, डिवाइडेड बाय आएगा नेट मास का एडिशन m1 प्लस m2 अप टू mn, खत्म। यही दो फॉर्मूले रहेंगे और जिनका यूज करके हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करने वाले। अब फॉर्मूला तो आ गया, मासेस दिए जाएंगे x1 x2 y1 y2 तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैसे। अब ये x1 x2 y1 y2 यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स है, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी x एक्सिस की, हमें रिक्वायरमेंट होगी y एक्सिस की, एज वेल एज हमें रिक्वायरमेंट होगी दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, यानी ओरिजिन की। तो वहां पे हमें एक सिंपल रूल मेंटेन करना है कि जो लेफ्ट मोस्ट मास होगा उसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस। उसी तरह से जो बॉटम मोस्ट मास होगा उससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एक्स एक्सिस। एंड ये स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे भी आएगा वो बन जाएगा हमारे लिए ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो इतनी सिंपल प्रोसीजर से हम पार्टिकल की सिस्टम मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मासेस अगर रख के दिए तो उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम डायरेक्टली एग्जांपल लेंगे कि सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे रैंडम कोई भी शेप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी पार्टिकल की सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। रेगुलर का लेक्चर है तो मैं कोई भी मन से सिस्टम देता हूं और हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स से थोड़ा सा हमें जितना इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड ही डिस्कशन करना है, तो कुछ स्टैंडर्ड शेप के बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है कि 3 masses each of mass m are placed along vertices of an equilateral triangle ऑफ साइड लेंथ L। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 मासेस है, तीनों भी इक्वल है, जिनका मैग्नीट्यूड m है, उसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस के ऊपर रख दिया जिसकी साइड लेंथ L है। तो आपको फाइंड करना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ऐसे डायग्राम में जाके ऐसे डॉट नहीं देना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करके वहां पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे लेंथ के फॉर्म में, यहाँ पे L की इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है पहले हमें लगेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट मोस्ट मास होगा, अभी राइट लेफ्ट समझ में आता है आपको, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट मास आ गया m, इसमें से पास होने वाली ये आ गई स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी हमारा वाई एक्सिस। उसी तरह से जो बॉटम मोस्ट मास है, यहाँ पे बॉटम में दो मास है, इन दोनों में से मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पास कर दूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा एक्स एक्सिस, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, एंड दोनों एक्सिस ने जहां पे इंटरसेक्ट कर लिया ये बन गया इसका ओरिजिन हो गया। पहला काम तो हो गया, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हर एक मास के फाइंड करने। उसके लिए रूल है जो आपको मालूम है, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, बस मैं बोलता हूं।
कि इफ एनी मास इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अगर कोई भी मास ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया है तो उस मास का यानी ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऑलवेज कितने रहेंगे, 0,0। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी मास, कोई भी बॉडी अगर ओरिजिन के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। हो गई पहली बात। आगे, अगर कोई भी मास एक्स एक्सिस के ऊपर रखा गया है तो उस मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से कोई मास अगर y एक्सिस के ऊपर रखा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है, जो सिचुएशन यहाँ पे अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर बना दूं तो ये ABC बन गए, a के ऊपर है, तो इस a के ऊपर जो मास हमने प्लेस किया था उस a के कोऑर्डिनेट्स ना तो x पे ना तो y है, फाइंड करने के लिए हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर्स। तो इस तरह से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर जहां पे x को कट कर रहा है ये बनेगा x कोऑर्डिनेट, जहां पे y को कट कर रहा है ये बनेगा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो कंप्लीट हो गई है। क्लियर सबको? यस यस, सर। सबको क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 तो यम है, यम बन गया। x1 कितना है, एक टेबल बना लेते पहले, इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। m1 m2 m3 ऐसे तीन मासेस है, यहाँ पे m1 दिया है m, m2 दिया है m, m3 दिया है m। x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मास कहाँ पे, पहला ओरिजिन पे, तो x कोऑर्डिनेट बना 0, y कोऑर्डिनेट बना 0। देन m2 मतलब ये b के ऊपर का मास लेते हैं, इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड अलोंग x एक्सिस, दैट्स व्हाई इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये साइड की लेंथ भी l होगी, यानी ये बनेगा l। उसी तरह से ये थर्ड मास जो है उसके लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो देखो x कोऑर्डिनेट कहां पे कट करेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, यानी ये डिस्टेंस आएगा l/2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया l/2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो मीडियन है उसकी साइड लेंथ होती है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, यानी ये बनेगा √3/2 टाइम्स ऑफ यल। एक बार ये टेबल हमारे पास आ गया, यानी अब आंसर भी आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले m × 0, देन m × l, देन m × l/2 डिवाइडेड बाय नेट मासेस। कितने नेट मास, 3m है। अब यहाँ पे इसका आंसर मैं इस साइड लिखता हूं, ये m × 0 0 हो गया, ml + ml/2 मतलब ये आएगा 3ml/2 डिवाइडेड बाय कितना है 1/3 टाइम्स ऑफ m, तो 3m कैंसिल हो गया, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया l/2। क्लियर? यस नो? यस सर। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट अगर चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो ये y कोऑर्डिनेट के लिए बनेगा m1 × y1, y1 0 है, m2 × y2, y2 भी 0 है, देन m3 × l3, यानी ये बनेगा √3/2 टाइम्स ऑफ l। लेकिन ये 1/3m मतलब नेट मास की एडिशन रहेगी, ठीक है। इसके नीचे मैं लिखता हूं, ये बनेगा 3m। सो फाइनली इसका आंसर बनेगा √3m l/2 × 1/3m। तो यहाँ पे mm कैंसिल हो गए, तो ये कितना बनेगा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बनेगा l/√6। अब ये √6 कैसे आ गया, थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट। आता है कि देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा थोड़ा। यस नो? यस नो? ये तक देविका? यस सर, यस सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो, तो इस तरह से मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लिया है। कोई भी पार्टिकल की सिस्टम आपको देंगे, कैसे भी मास डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, यू हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। एंड उसके प्रैक्टिस के लिए मैं आज आपको व्हाट्सएप पे एंड ऐप के ऊपर जो है वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगर हमें बोला गया है कि वहां पे जो है पार्टिकल की सिस्टम नहीं है,
पार्टिकल की सिस्टम की जगह पे है होमोजीनियस बॉडी। अब होमोजीनियस बॉडी मतलब मैंने पहले ही बोला है ऐसी बॉडी की जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरी बॉडी एक मास है। इस तरह की अगर सिचुएशन है तो वहां पे हमें ज्योमेट्रिकली मालूम होता है, अगर आपको रिंग दी है तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पे होता है, कहां पे होता है रेणुका? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? नहीं सर्वेश? सर सेंटर में आएगा ना। सेंटर, ये यहाँ पे जो शो किया है वो इसलिए लिखा है सेंटर। रिंग की जगह पे अगर आपको डिस्क दी है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर। अगर आपको होलो स्फीयर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर। अगर आपको सॉलिड स्फीयर दिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहां पे होता है? सेंटर। आपको अगर रेक्टेंगुलर प्लेट दी तो इसमें भी क्या होगा, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास। देन रेक्टेंगुलर प्लेट भी दी है तो इसमें भी क्या होगा, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉडी का सिमेट्रिकल बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे सेंटर ऑफ मास बॉडी का लोकेटेड होता है। कब? अगर बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल मतलब जिसको अपन दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे आपको अगर इस तरह की कंडीशन दी है कि बॉडी जो है वो है इन द शेप ऑफ सर्कुलर वायर, या फिर जिसको अपन सेमी सर्कल ऐसे भी बोल सकते हैं। सेमी सर्कल अगर है या फिर सर्कुलर वायर अगर है और ये इसका सेंटर है O, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होता है वो होता है एट ए हाइट ऑफ 2r/π। कितनी हाइट पे? h इक्वल्स टू 2r/π, वेयर r का मतलब रेडियस, पाई मतलब तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, इसको घुमा के अगर उल्टा करेंगे तो यही h इक्वल्स टू -2r/2π आएगा, सॉरी 2r/π सिर्फ। हाँ, अगर इसको घुमा के उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली माइनस। इसकी जगह पे अगर आपको बोला है कि सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क की केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है एट हाइट h, और ये h इक्वल्स टू होता है ओनली 4r/3π, 4r/3π पे। मतलब ये दोनों के चेंज क्यों हो गए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, हम इनको जो है जैसे इक्वल पार्ट में इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से, इसलिए यहाँ पे थोड़ा पार्ट चेंज होता है। लेकिन हम अगर वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वहां पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला जो है इनके लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आपको अगर बोला है कि सेमी सर्कुलर या फिर होलो, सॉरी इस तरह से एक क्या बोलेंगे उसको, हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है। तो ये हेमिस्फीयर की केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है h, ये होता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/8। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, इनसे रिलेटेड डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे और एक बॉडी रिक्वायर्ड होगी हमें, दैट विल बी द कोन। कोन से अगर बोला है तो यहाँ पे कोन की टोटल हाइट अगर h है तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितनी होती है, h/4 फ्रॉम यहां से, एंड ऊपर से लेंगे तो h - h/4 मतलब 3h/4। ठीक है, तो बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो डायरेक्टली आपको होमोजेनियस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है क्लियर? यस सर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको बॉडीज दी है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, एंड फॉर्मूले पुट करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर वेरियस बॉडीज। ठीक है, तो इतनी स्टैंडर्ड बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, तो आने वाला क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड ही हो सकता है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट में दे रहा हूँ, वहां पे प्रैक्टिस करो।
और नहीं आ रहे तो डाउट्स में क्लियर कर लो। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट देखा है, उसी तरह से सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या फिर उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए और उसके लिए बोला है कि पहला मास है m1 जो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v1, दूसरा मास है m2 जो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v2, तीसरा मास है m3 जो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v3, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है θ1, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है θ2। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी कंडीशन है कि पहले वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हम निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा m1 v1 अलोंग x प्लस m2 v2 अलोंग x अप टू जितने हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू m। एंड वही बात अगर हमें y एक्सिस के अलोंग करनी है तो ये बनेगा m1 v1 अलोंग y प्लस m2 v2 अलोंग y प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था उसी को पुट करके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस एक एडिशनल पार्ट ये आ जाता है कि ये v1x v2x कैसे कहां से, तो उसके लिए सिंपल केस है कि यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है, इसका मतलब v1x बनेगा v1, लेकिन वर्टिकल के अलोंग है ही नहीं, इसलिए v1y यहाँ पे लेना पड़ेगा 0। लेकिन अगर ऐसे इंक्लाइन ऑब्लिक अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ता है दो कंपोनेंट में। तो इसका थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट आएगा v2 cos θ1 एंड यहाँ पे कंपोनेंट आएगा v2 sin θ1। यानी कि यहाँ पे जो मुझे v1y चाहिए वो तो 0 हो गया था, लेकिन जो v2y चाहिए वो कितना बन गया, ये बन गया v2 sin of θ1। उसी तरह से v2x यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आ जाएगी v2 cos of θ1। है क्लियर? सेम बात यहाँ पे v3 के लिए भी अप्लाई करेंगे तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट है वो बनेगा v3 cos of θ3 एंड दूसरा जो है वो बनेगा v3 sin of θ3। इनकी वैल्यू भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पे पुट कर देंगे, हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यस नो? यस सर। और जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आती है वैसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस v विल बी रिप्लेस्ड बाय x। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, सिंप्लीफाई करने के टाइम जो हम यहाँ पे कंपोनेंट कंपोनेंट में रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई कर रहे थे वो पार्ट भी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बेसिकली इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is 0, then number 1 center of mass will remain at rest if system is at rest। यानी कोई भी मास की सिस्टम दी आपको, एक मास की है, 2-4 मास की सिस्टम दी है, वो रेस्ट में थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसके ऊपर एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जहां पे था वो वहीं पे रहेगा। यानी कि देखो जैसे दो बॉडीज है और वो उन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग, वो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं होगा करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों बॉल को उठाएंगे एंड ऐसे उनको पास लेके आएंगे तो वहां पे सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। एंड यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास will remain with same velocity कब, if system is moving with uniform velocity। मतलब सिस्टम अगर पहले से मोशन में है तो सिस्टम की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की रहेगी, यानी कि सिस्टम वहां पे एक्सेलरेट नहीं हो रही है। अब सिस्टम एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उस सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं रोज बोलता हूं आपको कि केयरफुली एक बार रीड टेक्स्ट बुक में से
पॉइंट टू पॉइंट जितने भी लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन दी है उसको रीड कर लो एक बार, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व एग्जांपल्स है, अनसॉल्व एग्जांपल्स है, उनको भी एक बार सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे लिए स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वही है, ठीक है। तो उसमें से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसका डिस्कशन अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये होगी सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटेड पार्ट की बातें। अब इसी से रिलेटेड और एक पॉइंट आता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड पहला ही पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं कि हर बार जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास। इसकी वजह से क्या होगा, जो सारी प्रोसीजर अब तक अपन डिस्कस कर रहे थे कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि अगर बहुत ज्यादा हेवी बॉडीज है, कितनी हेवी, जिनकी साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन जितनी है, जैसे कि सह्याद्री है, वेस्टर्न घाट है, या फिर हिमालय है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, तो उनके केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन उस टाइप के एग्जांपल एप्लीकेशन में हमें आते ही नहीं है, इसलिए हम हर बार कंसीडर करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड होते हैं। अब ये तो हो गया कोइंसाइड होते हैं। दूसरी बात, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब होता क्या है, कौन बोलेगा? व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यस, कुछ आइडिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स व्हाट? नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब हर एक बॉडी में एक पॉइंट होता है, और हम बोलते हैं पॉइंट इन द बॉडी एट विच, ध्यान से सुनो, पॉइंट इन द बॉडी एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसका वेट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है और मुझे इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या है कि इस बुक के वेरियस पॉइंट पे अगर हम लोकेट करेंगे, नोटबुक होता तो ये अच्छे से हो जाता, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा ये। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो आप कहीं से भी एक पॉइंट पे सपोर्ट देने का ट्राई करो, ये नीचे गिरने वाली है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेट की जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो चेंज होती है। लेकिन इसके सेंटर पे, जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर उसी पॉइंट पे मैं विद द हेल्प ऑफ वन फिंगर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा तो पूरी नोटबुक बैलेंस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अकेला पॉइंट है जिसमें से वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वेट जो है एक्ट हो रहा था, तो ये पॉइंट हमारे लिए बनेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए पूरी प्रोसेस सेम है जो अपन सेंटर ऑफ मास में यूज करते थे, तो उसका कुछ खास डिस्कशन यहाँ पे होगा नहीं। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब पॉइंट्स क्लियर है? देखो वही पार्ट यहाँ पे हर एक एग्जांपल में रिपीटेशन में आने वाले हैं, इसलिए मैं कंपैरेटिवली एग्जांपल लेक्चर में कम ले रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा एग्जांपल आपको वर्कशीट में दे रहा हूँ, ठीक है ना। भरे पड़े वर्कशीट में एग्जांपल्स, आपको हर एक एग्जांपल को सॉल्व करना है। एंड टेक्स्ट बुक की थ्योरी, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप मिस नहीं करेंगे। क्लियर? ओके सर। तो टॉपिक में जो है ऑलमोस्ट सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट बात बाकी है, दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टाइम, लेकिन कंडीशन क्या होती है, हम 3 टाइप की इक्विलिब्रियम जो बुक में दी है उनको डिस्कस करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिसको अपन यहाँ पे कोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, एंड तीसरा होता है नो इक्विलिब्रियम, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मुझे बोलो कि इस पोजीशन में अगर ये कोन के ये वर्टेक्स को मैं इधर से पकड़ के अगर छोड़ दूंगा, नीचे नहीं गिराना है, थोड़ा सा पकड़ के अगर छोड़ दूंगा तो कोन का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू कोन? सर्वेश, हर्षदा, तो थोड़ा रोटेट होगा, ऐसे थोड़ा वाइब्रेट करेगा, लेकिन फिर से अपने पोजीशन के ऊपर आएगा, बराबर? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको थोड़ा खींचा और छोड़ दिया तो थोड़ा वाइब्रेट होगा और फिर से इसी पोजीशन में वापस आएगा। क्लियर? हो सर।
तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इफ अ बॉडी इफ डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड अगेन, अगर बॉडी अगेन अपनी खुद की पोजीशन अगर गेन कर रही है तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम की जगह पे अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लेंगे और इधर खींच के फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये वापस जाएगा क्या? यस नो? नहीं जाएगा। तो ये बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एक बार गया वापस नहीं आ रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर उसी कोन को हमने ऐसे रखा है, फिर अगर उसको थोड़ा ढकेल देंगे तो क्या होगा? जहां पे गया ढकेलने के बाद वहां पे जाके खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब अपनी पोजीशन रिगेन भी नहीं करेगा, नई पोजीशन पे भी नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तक हम छोड़ देंगे तो वो न्यू पोजीशन पे जा रहा है। ये जहां पे गया उधर अपना पंढरपुर है उसके लिए। मतलब वो वहां पे जाके स्टेबल हो रहा है, आराम से रह रहा है। मतलब उसको इक्विलिब्रियम के साथ कुछ लेना देना ही नहीं। मतलब वो बन गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। क्लियर? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ मोशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चंस आने वाले सीटी में, इसलिए जो है कल भी मैंने वो एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड की थी सैटरडे को। अभी आज मैं आपको 2 वर्कशीट दूंगा फ्रॉम सेम टॉपिक। जब तक ये वर्कशीट के सारी क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबमिट नहीं कर रहे हो, वी विल नॉट स्टार्ट डिस्कशन अबाउट ग्रेविटेशन। क्लियर? ओके सर। चलो, तो आज टॉपिक खत्म हो रहा है, तो आज के लिए इतना डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू इफ वर्कशीट इज कंप्लीटेड देन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।